हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफ़ी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 4 फ्लूवियल कास्ट एवोलियन ग्लेशियल एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो इसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। फ्लूवियल पढ़ लिया है, यानी कि जो नदी के द्वारा भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं उनको पढ़ लिया है। कास्ट यानी चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत नदियों के द्वारा जो भी आकृतियाँ बनती हैं उनको भी पढ़ लिया है। दूसरा एवोलियन यानी कि पवन के द्वारा, हवा के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उनको पढ़ लिया है। ग्लेशियल भू आकृतियाँ भी, हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा जो भी आकृतियाँ बनती हैं उनको पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तटीय भू आकृतियाँ, यानी समुद्र के तट में या समुद्र में उसके आसपास जो भी आकृतियाँ बनती हैं समुद्री लहरों के द्वारा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सागरीय जल द्वारा निर्मित आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ। सागरीय मतलब जो समुद्र का जल है। समुद्री तरंग या लहर या सागरीय जल के द्वारा अपरदन के कारण भी तटीय और चट्टानी संरचनाएं अपघटित होकर विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित हो जाती हैं और इसके द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भृगु। भृगु खड़ी ढाल वाली समुद्री तट को भृगु या क्लिफ कहते हैं। मतलब ऐसी जो चट्टानें होती हैं ऐसे खड़ी ढाल होती हैं। अब यहाँ मान लीजिए समुद्र है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, ऐसे टकरा रही हैं, इससे टकरा, और ये खड़ी ढाल है। इधर ज़मीन है अपना, तो ऐसे समुद्री तट को भृगु कहते हैं। तटीय कंदरा या गुफा। भृगु की कठोर चट्टानों से जब समुद्री तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनता है। इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं, जो कंदरा कहलाता है। मतलब भृगु जो खड़ी ढाल है, दीवार है, उस पर जब लहरें टकराती हैं तो नीचे तोड़ फोड़ कर देती हैं और एक गुफा का निर्माण कर देती हैं, उसे ही कंदरा कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं बना करके चित्र, तभी आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये चट्टानें हैं, ये चट्टान है, इधर ज़मीन है पूरा। ये मैं इसको बना देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में समझ जाएंगे। भृगु और कंदरा दोनों समझ जाएंगे। ये जो है ये ज़मीन है, नीचे भी ज़मीन है ऐसे। अब इधर जो है ये पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है, इतना समुद्र है, ठीक। अब होगा क्या इसमें होगा क्या, ऐसे लहर आएगा, समुद्री लहर आएगा और चट्टानों में टकराएगा। तो अभी तो इसको हम लोग भृगु कहते हैं। ये जो ये खड़ी चट्टान है इसको भृगु बोल रहे हैं। लेकिन जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे ऐसे इसको तोड़ देगा, ऐसे ऐसे चट्टानों को तोड़ देगा, तो एक प्रकार का क्या बन गया, ये देखिए, ये गुफा बन गया एक प्रकार का। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, ये जो गुफा बन गया नीचे, इसे ही कहते हैं तटीय कंदरा या तटीय गुफा। तट पे गुफा बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ये गुफा बन गया, देखिए। अगला है पुलिन, बीच। तो ये तो आप जानते हैं बीच क्या होता है। समुद्री तटीय भागों में बालू, बजरी, गोलाश्म आदि के उथले जमाव से निर्मित स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं। इसका निर्माण उच्च ज्वार वाले तल और निम्न ज्वार वाले तल के बीच वाले स्थानों में होता है। तो ये तो एक बीच होता है जो समुद्र के किनारे एक मैदानी टाइप का भाग होता है जहाँ लोग एंजॉय करने जाते हैं, उसी को पुलिन कहते हैं हिंदी में। तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पश्चिमी तटीय भागों में जैसे जुहू पुलिन है मुंबई में, गोवा के तट के सहारे कोलबा है, कलनगूट, अंजना, ये आदि पुलिन है। केरल तट के सहारे कोवलम पुलिन, पूर्वी तटीय भागों में विशाखापट्टनम पुलिन, पुरी पुलिन, ये सब पुलिन के नाम हैं, बीच के नाम हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो समुद्र के किनारे ही होते हैं, समतल होते हैं, पानी का बहाव आता है वापस चला जाता है, यानी ज्वार भाटा आता रहता है। अब ये मेहराब है, एक आर्क है,
कंदराओं के विकास में जब गुफा में जल का बहाव आर पार होने लगता है तब मेहराब का निर्माण होता है। अब मान लीजिए जैसे ये कोई चट्टान थी, समुद्र में कोई चट्टान बनी है और सामने एक मिनट, और सामने से मानिए जो है कि लहर आ रही है, तो लहर पहले इससे ऐसे टकराएगी, इसे तोड़ेगी, अंदर जाएगी, गुफा का निर्माण होगा। गुफा बन गया, गुफा टाइप का बन गया, फिर इसको ऐसे तोड़ते तोड़ते जो है आर पार निकल जाएगी, ऐसे तोड़ देगी तो ये मेहराब बन जाएगा। अब पीला वाला भाग देखिए मेहराब है, दरवाज़ा टाइप का, यानी सीधी सी बात है इस टाइप की आकृति मेहराब कहलाती है। यानी आर पार दिखाई देने लगा, बीच वाला भाग एकदम खाली हो गया, टूट गया, बीच वाला भाग टूट गया, पानी आर पार जाने लगा, तो ये मेहराब हो गया। अब मान लीजिए इसका जो मेहराब है ये भी टूट जाए तो स्टैक कहलाएगा। मेहराब का मतलब, मेहराब तो ये है, अब ये वाला जो पार्ट है इसका ऊपर वाला पार्ट ये टूट जाए, ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाला पार्ट टूट जाए, ये देखो मैंने मिटा दिया। अब ये जो खंभे खड़े हैं इसी को स्टैक बोलते हैं। देखिए मेहराब के ध्वस्त होने के बाद समुद्र में खड़े स्तंभ के समान चट्टान को स्टैक कहते हैं। तट रेखा कोस्ट लाइन क्या है? समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर कटाव से निर्मित स्थलाकृति तट रेखा कहलाती है, जिससे अंतरीप एवं खाड़ियों का निर्माण होता है। यानी समुद्री तरंगे जो होती हैं, लहरें होती हैं, वो समुद्र के तट को निरंतर काटती रहती हैं, तो उसी को तट रेखा कहते हैं। सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान है। फ्योर्ड तट, कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमानी अत्यधिक मात्रा में अपरदन करती है और समुद्री सतह से नीचे तक गर्त बन जाता है। कुछ समय बाद हिमानी पिघल जाती है और फ्योर्ड तट उभर कर सामने आता है। ऐसे तट लंबे व संकीर्ण तथा खड़ी ढाल वाले होते हैं, जैसे नॉर्वे का तट। तो ये फ्योर्ड तट हो गया। डॉल्मेशियन तट, समांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का धंसाव और जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। यानी कि कोई पर्वत है समुद्र के किनारे और वो धंस जाता है, जलमग्न हो जाता है, जल में डूब जाता है, तो उसको डॉल्मेशियन तट कहते हैं। उदाहरण दिया है यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट। फिर रिया तट, नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंसाव से इस तट का निर्माण होता है। यानी कि नदियों के द्वारा कोई उच्च भूमि है उसको अपर्दित कर दिया गया है और वो भूमि धंस गई है, जलमग्न हो गई है, तो उसको रिया तट कहते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी तट, यानी इसकी गहराई धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ती जाती है। ऐसे होता है तट, एक प्रकार से ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पहले ये था एकदम सिंपल, अब धीरे धीरे बढ़ता चला गया गहराई। निम्न तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से हैफा तट का निर्माण होता है। यह तट खटाफटा नहीं होता तथा इस पर घाटियों का अभाव पाया जाता है। सेम वैसे ही है। अब ये मान लीजिए ये तट है ऐसे, और ये भी डूब गया, यहाँ पे पानी आ गया, यहाँ पे जो है पानी आ गया ऐसे, तो ये जो डूबा हुआ तट है ये हैफा तट है। फिर निर्गत तट, जलमग्न तट ऊपर उठ जाने या जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तट को निर्गत तट कहते हैं। जैसे भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट, यानी समुद्र के किनारे जब जल पीछे चला जाता है, समुद्र के किनारे से जल स्तर कम हो जाता है, जब पीछे चला जाता है तो जो तट, जो भूमि दिखने लगती है, जो ज़मीन दिखने लगती है समुद्र के किनारे, उसी को निर्गत तट कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, निर्गमन और निमज्जन, उत्थान, ये सब पढ़ा था पिछले वीडियो में नहीं, जब हम लोग पिछली यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बताया था कि महाद्वीपीय भाग ऊपर उठता है तो क्या कहते हैं, नीचे धंसता है तो क्या होता है, जलमग्न हो जाता है तो क्या कहते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो उसी से संबंधित है। निर्गत का मतलब निर्गमन, निमज्जन, उत्थान।
ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो निर्गत तट पर क्लिफ, पुलिन, मेहराब, लैगून आदि मिलते हैं। अब लैगून क्या होता है? लैगून झील आपने सुना होगा। तट तथा रोधिका के बीच बंद या अंशतः बंद सागरीय जल को लैगून कहते हैं। वास्तव में यह खारे जल की झील होती है। यह पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा जल क्षेत्र से अशांत पूर्ण अंशतः या पूर्णतः जुड़ा हुआ उथले जल का क्षेत्र होता है, जैसे भारत के उड़ीसा का चिल्का झील। अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई सागर है, इधर ये पूरा सागर है। तो क्या होता है, जब सागर की लहरें आती हैं ऐसे, तो अपने साथ मलबा लेकर आती हैं। मलबा लाएंगी, यहाँ पे छोड़ देंगी और फिर लहरें पीछे चली जाएंगी, फिर इधर कहीं छोड़ देंगी। ऐसे छोड़ते छोड़ते बीच में क्या होगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा, तो उसे ही लैगून झील कहते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए लैगून झील क्या है और रोधिका क्या है। बार्स मतलब रोकने वाला। इसका निर्माण प्रायः समुद्र तट से दूर एवं समांतर होता है। इसका निर्माण ज्वारीय तरंगों एवं समुद्री धाराओं के द्वारा लाए गए अवशोधों के निक्षेपण से होता है। जब किसी द्वीप के चारों ओर अपरदित पदार्थों के जमाव से रोधिका का निर्माण होता है तो उसे लूप रोधिका कहते हैं। किसी द्वीप के चारों ओर अपरदित पदार्थों के जमाव से रोधिका का निर्माण होता है। किसी द्वीप को तट से जोड़ने वाली रोधिका को संयोजन रोधिका कहते हैं। अब ये यहाँ समझ लीजिए, ये खाड़ी है, बे, जो मैंने आपको पढ़ाया था, और ये लैगून है। अब देखिए, पहले समुद्र का पानी यहाँ तक आता था। अब जो है कि समझ लीजिए लैगून क्या है। पहले समुद्र का पानी यहाँ तक आता था, लेकिन अब समुद्र क्या हुआ, बीच में ला करके यहाँ मलबा जमा कर दिया। देखिए हरा हरा ये मलबा जमा कर दिया। अब पीछे का भाग क्या होगा, एक झील टाइप का बन गया। ये जो पीछे का भाग है झील बन गया, तो इसे ही लैगून झील कहते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी ऐसे बंद हो जाएंगी तो लैगून झील बन जाएगा। और ये जो मलबा है इसी को बैरियर कहते हैं, रोधिका कहते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, बार्स या बैरियर। तो इतनी जो आकृतियाँ थी वो सागरीय लहरों द्वारा बनती हैं, और हम लोगों ने ये वाला यूनिट जो था पूरा कंप्लीट कर लिया। जल के द्वारा, हिमनद के द्वारा, सागर के द्वारा, पवन के द्वारा जो भी आकृतियाँ बनती हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको चित्र को देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, एक एक चीज़ को पढ़िए थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि किताबों में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, चित्र वगैरह बहुत अच्छे से नहीं दिया रहता है। आप गूगल पे देखेंगे एक एक चीज़ के चित्र को तो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।